लेकिन सर ये बता दो कि हमारे ये जो बच्चा एमसीए करके बैठा है 4 साल से नौकरी ढूंढ रहा है, इसको नौकरी कैसे दोगे सर? ये तो आप पूछते हो सर, हमारे बच्चों को नौकरी कैसे दिलाओगे? हमारे कहा आज के हालात, गांव का प्रधान बेचारों से 1000 रुपए का फोन लेके, व्हाट्सएप और फेसबुक दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। मतलब लास्ट में इन्होंने जो कहा, अगर आप ये सोचते हैं कि आप गरीब होकर पैसा नहीं कमा सकते तो आप धीरू भाई अंबानी का हाल तो मेरा मीना बाजार का था कि बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां वहां घूम रही होंगी और मैं भी चला जाऊं वहीं। दुनिया का सबसे बड़ा कुफ्र है सारे धर्मों के सिद्धांत। काफिर अकबर ने सवाल किया अपने गुरु से, काफिर कौन? उसने कहा नमाज पढ़ोगे जब, तो जो नमाज पढ़ना, असर की पढ़ना, फजर की पढ़ना, जब भी पढ़ना, पांचों में से मुझे बताना, नमाज पढ़ के मेरे पास आना सीधे, तब मैं बताऊंगा काफिर कौन। लड़का सुबह का तो नहीं पढ़ पाया, तो शाम की जब नमाज उसने अदा की तो अपने गुरु से मिलने गया, कहा मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूँ। बोले कायदे से पढ़ी? बोले हाँ। तो बोले ईमानदारी से बताना कि जब नमाज सजदा कर रहे थे तो सिर्फ मालिक का ख्याल था? उसने कहा ये ना पूछे, ये ना बता पाऊंगा। बोले नहीं बताना पड़ेगा तभी मैं तुमको जवाब दूंगा। तो ना ख्याल तो मेरा मीना बाजार का था कि बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां वहाँ घूम रही होंगी और मैं भी चला जाऊं वहीं। तो अब्दुल लतीफ़ ने कहा जो अफाक में गुम है वो काफिर है। गुम जीवन संसार में तो रहना है, अफाक में गुम है। अफाक आप सजदा करने गए, मेरे दोस्त ने दानिश फिरोज शमसी मैं की नमाज पढ़ने आते कि 5 मिनट रुको आ रहा हूँ। अब मैं कहता जा ही क्यों रहे हो? तुम मालिक के पास जा रहे हो, सजदा करने जल्दी में क्यों जा रहे हो? हम प्रधानमंत्री से मिलने गए, अब मैं निकलूंगा उसकी ही मर्जी से क्योंकि वो मालिक है देश का। मैं उससे ये थोड़ी कर सकता हूँ मैं जा रहा हूँ भाई साहब, वो क्या बैठे हो मारो बैठ मास्टर कहाँ जा रहा है? जब तुम मालिक से मिलने जा रहे हो, नमाज पढ़ने जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, सर ये देखो 1000 रुपये का फ़ोन लेके चलते हैं क्योंकि व्हाट्सएप और फेसबुक दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। काफिर ज़्यादा हो गए किसकी वजह से? फेसबुक की वजह से। काफिर ज़्यादा हो, ये दुनिया में जो आप उथल पुथल देख रहे हो किसकी वजह से? काफिर। काफिर का मतलब क्या? जिसका दिमाग मालिक के साथ भी नहीं एक है। कम से कम आप किसी बड़े आदमी के सामने बैठे तो उसके ऊपर ध्यान लगाइए। आप नमाज पढ़ने के धीरे से मोबाइल निकाल के देख रहे हैं, अगल बगल आप देख रहे हो, कोई देख तो नहीं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है सर? मेरी वाइफ के पास 1 लाख रुपए का फ़ोन, कहती है अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने कहा सवाल अच्छे का नहीं है, सवाल दिमाग का है, बात ही तो करनी है। आपके पास 2 अटेम्प्ट है सर जी, आप पढ़िए बैंक में, कोई बात नहीं। हमारा जो एक प्रोग्राम है, टेस्ट सीरीज़ का प्रोग्राम है, इकरा शुरू करेगी। वो जो टेस्ट सीरीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं 60 टेस्ट 60 1000 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट। हिस्ट्री में 1000, पूरी हिस्ट्री आपको क्लास में रिपीट कराएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन देकर डिस्कस कराएंगे। और इन्होंने क्या कहा, जब आप एक क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उस क्वेश्चन के चारों तरफ भी देख ही लीजिए। तो हमने इसमें लिखा है बुकलेट में आपने देखा होगा 1:4 का फॉर्मूला। हम एक क्वेश्चन नहीं करेंगे। इन्होंने कहा कि जब आप क्वेश्चन करते हो तो आप की देखते हो, की में तो सिर्फ एक आंसर दिया है ना, तो आप उसके अगल बगल की चीज़ों से बच गए। हम यहाँ वही करेंगे, हम उस एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसके अगल बगल जितनी भी चीज़ें। हमने यहाँ बुद्ध की प्रतिमा लगाई इसलिए नहीं कि हम बुद्धिस्ट हैं, यहाँ इतने महान लोगों की फोटो लगी हुई है, एक और रख दी हमने। आपने गौर किया, आपने में से किसी ने नहीं पूछा कि साहब ये बताइए आप तीनों में से बुद्धिस्ट कौन है? हमने जानते क्यों लगाई? क्योंकि ये दुनिया का पहला पैगंबर है जो रैशनलिज्म की बात करता है। ये दुनिया का पहला पैगंबर है, रैशनलिज्म। आदमी है मुझे अल्लाह है कि नहीं है, क्या करोगे जान के? प्रॉब्लम बताओ, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, हाँ ये बोलो ना, चले आए। वो है या नहीं है तो एक अलग सवाल है। इतनी बड़ी कायनात, इनामदार साहब इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चला रहे, उनको हटा दो, ये चलेगा? ये तो सवाल ही नहीं कि हम उस पर चर्चा करें। इनामदार साहब हैं, मालिक है यहाँ के, राजा हैं यहाँ के, चला रहे ना, मैनेजमेंट कर रहे हैं ना, कितना बड़ा काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं आप बताओ इनामदार साहब दुनिया है कि नहीं है? भाई इतनी बड़ी चीज़ कैसे चलेगी? कोई तो चलाएगा, उस पर तो सवाल ही नहीं। लेकिन पहले आप ये देखो क्यों ढूंढ रहे हो? सर हम चाहते हैं मेरा लड़का डॉक्टर हो जाए, तो उसको क्यों ढूंढ रहे हो? नहीं वो आशीर्वाद सबको देता है। दुनिया, आप एक अपराधी से नफरत करते हो, वो नहीं करता, और सबको हमेशा देता रहता है। लेकिन कौन ले रहा है ये तो फर्क, ये सबसे बड़ी चीज़, ले कौन रहा है? उमर साहब, कैलिफ उमर, बगदाद के कैलिफ। अभी सर ने हमारे कहा आज के हालात, गांव का प्रधान पिजारो से चल रहा है, बोलेरो से चल रहा है, फॉर्च्यूनर से चल रहा है। कैलिफ उमर, बगदाद के कैलिफ, ईद बनाने का पैसा नहीं, अपने खजांची से कहते हैं कि यार कुछ पैसे दे दो, बच्चों के लिए कपड़े ले लूँ, अगले महीने की तनख्वाह में वापस कर दूंगा। खजांची और तेज था, उसने कहा लिख के गारंटी दे दो कि अगले महीने जिंदा रहोगे। जब वैसे राजा थे तो लोग खुश थे। और इस देश में हालात बनाए किसने? हमने। डेमोक्रेसी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व। अगर आपको अभी पता चल जाए कि मेरे ऊपर हत्या के 20 केस चल रहे, आप सब उठ के चले आओगे, इस आदमी से कुछ सुनना ही नहीं।
आप जब मेरे सामने से उठ के जा रहे हो कि ये हत्यारा है, हम इससे कुछ नहीं सुनेंगे। सर ऐसे आदमी को संसद में क्यों बिठाते हो? हाथ में तो आपसे आके कह देता है मुसलमान खतरे में है, मैं बचाऊंगा। आपसे आके कह देता है मंदिर बनाने जा रहे हैं, बनाओ भाई मंदिर मस्जिद में कोई दिक्कत, बना लो भैया बना लो, हम कहाँ मना कर रहे हैं, एकदम बनाइए सर, हमें तो उस मुद्दे पे बात ही नहीं करनी। लेकिन ये बताओ सर, हमारे बच्चों को नौकरी कैसे दिलाओगे? मंदिर बना लो, नीचे मंदिर बना लो, ऊपर मस्जिद बना लो, फिर ऊपर गिरजाघर बना लो, सब बना लो सर, मेरी ज़मीन पे बना लो सर। लेकिन सर ये बता दो कि हमारे ये जो बच्चा MCA करके बैठा है, 4 साल से नौकरी ढूंढ रहा है, इसको नौकरी कैसे दोगे सर? ये तो आप पूछते नहीं इन नेताओं से। फिर आप कहते हो हालात, अब इस देश के हालात को आप ही लोग बदलोगे, फिर आपकी हिस्ट्री लिखी जाएगी, फिर उसमें से आप में से कोई निकलेगा सैफिन द ग्रेट, समझदार आदमी। यहाँ कोचिंग बहुत हैं, टीचर बहुत हैं और सब अच्छे हैं, ना तो कोई टीचर बुरा होता है ना कोई कोचिंग बुरी होती है। तो साहब आप लोग क्यों आए? हम खेलने नहीं आए सर, और ना खेलने सिखाने आए हैं, हम जीतने का सिद्धांत जानते हैं सर। खिलाड़ी तो यहाँ बहुत है, कोच यहाँ बहुत है, हम सर जानते हैं जीतने का फॉर्मूला, वो आपसे शेयर करने आए। इन्होंने कहा ना कंसोलिडेशन, आपने ध्यान नहीं दिया होगा उस शब्द पे। 1765 ईस्ट इंडिया कंपनी, जनाब ने पीछे से क्वेश्चन किया था, बंगाल पे कब्जा, हड़बड़ाई नहीं, पहले बंगाल पे कंसोलिडेट किया। C=C, कॉन्क्वेस्ट = कंसोलिडेशन। मराठा खाए जा रहे 2 किलो चिकन खा गए, 3 किलो मटन खा गए, खाए जा रहे, भाई हजम भी तो कर ले। फिर बोले डिसेंट्री हो गई, हो नहीं थी, अंग्रेजों ने खाया, हजम किया, जिम गए, एक्सरसाइज किया, 100 साल में पूरे देश पे कब्जा कर लिया। इसलिए मैंने आपसे शुरू ही किया यहाँ से बोलने के लिए। पहली चीज़ मैंने आपसे कहा कहानियाँ हैं, समझना है। दूसरी चीज़ मैंने आपसे कहा दिशा, डायरेक्शन, सारा खेल डायरेक्शन। तीसरी बात मैंने आपसे कहा लड़ना है, मजा लो लड़ाई का, रो नहीं सकते। जिसको भी लड़ाई का मजा आ गया, मेरे मामा जी ने मुझसे कहा अरे बड़े बड़े सपने देख रहे हो, कुछ नहीं करोगे, एक दुकान खोल लो गांव में, खाओगे नहीं तो भूखों मरोगे। मैंने कहा भूखों नहीं मरेंगे, आपका जो धन है उसको लूटेंगे, और ऐसी बातें मत कहा करो। फिर उन्होंने मेरी माता जी से कहा बहुत बदतमीज़ लड़का है। सर बदतमीज़ी आप कर रहे हैं, एक तो आप अपने आप को मेरा अपना कहते हैं, माँ प्लस माँ जिसमें 2 माँ लगा हुआ है, जो डबल माँ लिए हुए वो अपने बच्चे को डिमोरलाइज कर सकता है। आप ये कहो कि बेटा और मेहनत करो, उठो, आगे बढ़ो, ऐसे नहीं होगा। आप करो कुछ नहीं करवाओगे, दुकान खोल लो। तो जब आपने शुरुआत की तो मैंने आपको जवाब दिया, मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। तो पूरा ये खेल है सर, ये सिर्फ एक खेल है। मतलब लास्ट में इन्होंने जो कहा कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप गरीब होकर पैसा नहीं कमा सकते तो आप धीरू भाई अंबानी को नहीं जानते। क्या बात है, आप क्यों सोचते हैं सर ऐसा? इन्होंने कहा क्या मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन? ये फैसल साहब खड़े मेरे घर में जाते हैं, मैं अपने घर से बेघर हूँ, मेरे घर में मेरा बर्तन अलग है। अब ब्राह्मण घर में गलती से पैदा हो गया, वो कहीं अफगानिस्तान वगैरह में पैदा होना चाहिए था मुझे, और गोश्त का मैं शौकीन हूँ, तो उन्होंने मेरे बर्तन अलग कर रखे। मेरी माता जी आती चेक करती कि कहीं इसमें ना खा ले। ये कौन सी डिस्क्रिमिनेशन, किस बात की? और जो डिस्क्रिमिनेशन करता है, आप पूछिए सामने बैठे, मैं अपने स्टूडेंटों से कहता हूँ मुझसे 2 बात कभी मत बताना, एक अपना नाम और एक तुम्हारे फादर क्या करते हैं। कुछ भी करते हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा काम है सबको हेल्प करना। आपके फादर इस देश के प्रधानमंत्री हैं तो भी मैं करूँगा, आपके फादर चपरासी हैं तो भी मैं करूँगा, क्योंकि ये मेरा काम है। आप जो है एवरेस्ट पे चढ़ने चाहते हो कि वहाँ से चढ़ के ऊंचाई से दुनिया देखेंगे, मज़ा लेंगे, लेकिन सर हर मज़े के साथ एक खतरा है। तो एवरेस्ट में चढ़ने पर एवलॉन्च का खतरा है। आप कह रहे साहब हम खतरा नहीं लेंगे, तो अरावली पे चढ़ जाओ। कौन बोला सपना देखने के लिए आपको? आप सपना भी देखते हो। हमारा काम क्या है, हम ये नहीं कहने आए अरे भैया कोई दर्द नहीं होगा, हम आपको IAS बनाने आए, ऐसे उल्टी सीधी बातें हम नहीं करने आए। दर्द होगा, हम पता क्या बताएंगे आपको कि इस दर्द का मजा कैसे लेना है। आपको सर दर्द हो रहा है, हमको उठो और नाचे, बस नाचते नाचते हो जाएगा आपका काम। और यही काम है कोच का, यही काम है कोचिंग का। तुम देखो जैसे जो लोग कार चला रहे हैं, यस वी डू सर, हाँ यू डू, जनरली वी डू इट कि व्हेन वी डेवलप अ कमांड ऑन सर्टेन थिंग्स। एक अटेम्प्ट में निकाला, तुम्हारे पास 2 है, मैंने अभी कहा कि तुम्हारे पास 2 है, अब कैसे? देखो कितनी, मतलब वो सारी बातें वो कहा ही, इन्होंने कहा कि एक तो फाउंडेशन, मैंने शुरू में आपने शायद गौर नहीं किया, मैंने ये कहा कि IAS का एग्जाम बहुत ईजी है। मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, मैंने कहा इस क्वेश्चन पे मैं आपको इनाम दूंगा, आप में से अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया।
सिंधिया ने होलकर से ही दुश्मनी क्यों की, और ना आप में से किसी ने पूछा। मैं बताता हूं, और इनाम का क्वेश्चन है सर। हाँ जी बताएं। सर मैंने आई थिंक कहीं पढ़ा था, वो पानीपत से होलकर भाग के आए थे, मतलब विश्वास राव को छोड़ के आए थे शायद। अच्छा। ये रीजन हो सकता है। ठीक। अब देखिए यही सोचने की बात है। ग्वालियर और इंदौर, मालवा को जो रीजन है ना, वो ओपियम कल्टीवेशन के लिए बहुत फेमस है। अफीम, ईस्ट इंडिया कंपनी उस अफीम को सबसे ज्यादा बेच रही थी चाइना में। जैसे आज तेल अमेरिका के लिए है, ऐसे अफीम थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। इनके पास इतना सोना नहीं था। और चीनी जो थे, चाइनीज, ये किसी भी अपने गुड्स को सिर्फ सोने में बेचते थे, सोने के अलावा किसी में देते ही नहीं थे। कहते थे सोना लाओ, कुछ और किसी में देना ही नहीं, और इनको अपना सोना बचाना है। तो फिर धीरे धीरे इन्होंने चीन में अफीम का व्यापार शुरू किया। लोग वहाँ के, इसीलिए चीन की हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे उसमें ओपियम वॉर शब्द आएगा आपके पास। और ये मालवा और का जो रीजन है, ये कितनी सारी नदियाँ, बेतवा, केन, ये सारी नदियों का इलाका, फर्टाइल लैंड, हाईलैंड। यहाँ का टेम्परेचर बड़ा प्यारा है, थोड़ा सा हाईलैंड है, तो टेम्परेचर जो है थोड़ा सा नॉर्मल है, ओपियम पैदा होने के लिए बड़ा सूटेबल है। तो अब जिसका भी मालवा पे कब्जा होगा, उसका ओपियम की खेती पे कब्जा होगा, और जिसका भी ओपियम की खेती पे कब्जा होगा, उसके पास पैसा ज्यादा आएगा। मैंने क्या कहा सर, जोड़ो सर, दिमाग का इस्तेमाल करो। ये दिमाग किसी के में लगाने के लिए बिल्कुल नहीं मिला।